हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, और जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लीनियर इक्वेशंस, और ये उसका लेक्चर 7 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये कंसेप्ट सीखी थी। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए हमें वो इक्वेशन को कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट होते हैं ये देखना होता है। अगर कंसिस्टेंट होता है तो ही उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट होते हैं तो उसके यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं होते हैं। अगर दिए हुए इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होते हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर ये भी जो सामने क्वेश्चन लिखा है मैंने उसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा द इक्वेशंस, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी उसके ऊपर ये दिए हुए इक्वेशंस क्या है, हैव अ सॉल्यूशंस एंड सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। सॉल्यूशंस होंगे लैम्बडा की ऐसी वैल्यू क्या होगी जिसके ऊपर दिए हुए इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे, और सॉल्यूशन को भी सॉल्व करो हर एक केस में, इन ईच केस। ऐसा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन के इक्वेशंस क्या दिए यहाँ पर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन दिया है एक्स प्लस 2 वाई प्लस 4 जेड इज इक्वल टू लैम्बडा, और तीसरा इक्वेशन दिया है एक्स प्लस 4 वाई प्लस 10 जेड इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा? राइटिंग गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो वो स्टेप आ जाएगी, देखो यहाँ पर, राइटिंग given equations in मैट्रिक्स फॉर्म। इतना लिख दिया हम लोगों ने, मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि जो वेरिएबल्स दिए ना उनके कोफिशिएंट। ये फर्स्ट रो में आएगा 1 1 1, सेकंड रो में आएगा 1 2 4 1 2 4, और थर्ड रो में आएगा 1 4 10 1 4 10। उसके बाद लिखा जाएगा अननोन का मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स दैट इज 1 लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर। ये कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स है जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये अननोन का मैट्रिक्स है उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना होता है हमें? जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स, उसे हमें क्या करना होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या स्टेप लिखनी होगी? R2 माइनस R1, इतना किया, और सेमी कॉमा देकर दूसरी स्टेप क्या होगी? R3 माइनस R1। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखना होगा 1 1 1 1 माइनस 1 ये ज़ीरो हो जाएगा, नीचे भी 1 माइनस 1 ये ज़ीरो हो जाएगा, 2 माइनस 1 यहाँ पे 1, 4 माइनस 1 यहाँ पे 3, 4 माइनस 1 यहाँ पे 3, 10 माइनस 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये अननोन का मैट्रिक्स एज इट इज़ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखो क्या चेंजेस होने हैं? 1 लैम्बडा माइनस 1, और ये होगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो 3 है, 3 की प्लेस पे 0 लाना है ना मुझे, तो 3 की प्लेस पे 0 लाने के लिए क्या करना होगा? और ये 3 R3 रो का पार्ट है, तो R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। तो R1 और R2 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो वो एज इट इज लिखने होंगे R1 और R2। ये लिखा 1 1 1 0 1 3, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, और ये भी एलिमेंट 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये एक्स वाई जेड एज इट इज लिखने होंगे, इज इक्वल टू 1 लैम्बडा माइनस 1, ये लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1, माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्या हो रहा था? R2 हो रहा था, दैट इज लैम्बडा माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। इस स्टेप को अगर सिंप्लीफाई करूँगा, लास्ट वाले स्टेप के, इस वाले स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर क्या आता है? वो वाला टर्म लिख दूँगा मैं, 1 1 1, उसके पहले वाला पार्ट एज इट इज रहेगा 0 1 3, ये 0 0 0। उसके बाद यहाँ पर होगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 लैम्बडा माइनस 1। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, वो क्या होगा? लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2। ठीक है। अगर इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर देते तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान दे दो, ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स है और ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ और एक कॉलम में एक कांस्टेंट के मैट्रिक्स का ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगा। उसका भी रैंक 2 हो जाएगा। कौन सी केसेस पे? जब लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब दिए हुए इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे? कंसिस्टेंट हो जाएगा, और तो भी उसके सॉल्यूशन निकलेंगे ना, तभी उसके सॉल्यूशन निकला पॉसिबल हो जाएगा। देयरफॉर ऐसे स्टेप में लिख सकता हूँ, द गिवन इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट।
the given equations will be consistent if rank of a मैट्रिक्स, यानी कि लेफ्ट का मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए जिसका रैंक अभी कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज ए कॉमा बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा। लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 ये कैसा होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। देयरफॉर इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, इट रिक्वायर्स उसके लिए क्या ज़रूरी है मुझे, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर क्या आएंगे, मल्टीप्लिकेशन 2 होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन -3 होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा वो, लैम्बडा माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा इक्वल टू 2 मिलेगा, या फिर लैम्बडा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। तो hence the equations are consistent, therefore equations are consistent at, therefore equation becomes consistent at लैम्बडा इक्वल टू 2 इस वैल्यू पे इक्वेशन कंसिस्टेंट हो रहे हैं, एंड किस वैल्यू पर, लैम्बडा इक्वल टू 1 इस वैल्यू पे इक्वेशंस कैसे हो रहे हैं, कंसिस्टेंट हो रहे हैं। इतना आया समझ में। ये जो इक्वेशन आया था ना, ये वाला, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसका इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इक्वेशन बिकम्स कंसिस्टेंट एट लैम्बडा इक्वल टू 2 एंड लैम्बडा इक्वल टू 1। अभी इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको आगे सॉल्व भी करने बोला था ना, एंड सॉल्व इन ईच केस। तो हम लोग लैम्बडा की वैल्यू पहले कितना कंसिडर करेंगे, 2, और उसके ऊपर इक्वेशन को सॉल्व किया जाएंगे, और उसके बाद लैम्बडा की वैल्यू कितनी ली जाएगी, 1, और उसके ऊपर भी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा पहला पार्ट, पुट लैम्बडा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 लिखा। क्या लिखा, पुट लैम्बडा इक्वल टू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में आपके सामने है, पुट लैम्बडा इक्वल टू इन इक्वेशन 1। देखो तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो वो वाला पार्ट एज इट इज़ आएगा, 1 1 1 0 1 3 0 0 0। उसके बाद ये अननोन का मैट्रिक्स पे एज इट इज़ आएगा, x y z। इसके बाद लैम्बडा की वैल्यू कितनी कंसिडर करनी है मुझे, 2 कंसिडर करनी। तो ये 1 2 माइनस 1 वापस 1, और यहाँ पे तो 0 आ रहा है ना, लास्ट केस में 0 आ रहा है। यहाँ पे 1 कैसे आया, 2 माइनस 1 1, और यहाँ पर 0 आ रहा है। लैम्बडा की वैल्यू 2 लेने पर ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 होता है। इसके बाद हमें इक्वेशन मिलते हैं। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स 1 हो जाएगा। वो कैसे है, इस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, और 3 माइनस 2 करने पर कितना आंसर आता है, 1 आता है। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो गए इस केस में, 1 हो गए ना। चलो उसके बाद ऐसे वही स्टेप आएगी नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिखने वाले। सिंस कंसिस्टेंट है तो पहले ही पता चल गया था ना, रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिखा मैंने, देयरफॉर नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स 3 माइनस नंबर ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने मिले, 1 मिले। देयरफॉर द equations have infinite solutions। ठीक है, तो इक्वेशंस हैव इन्फिनिट सॉल्यूशन के बाद वो जो इक्वेशंस क्या होंगे वो भी हमें फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट किया जाएगा। देखो यहाँ पर ये लिखना होगा, हियर वी गेट इक्वेशंस क्या मिलेंगे। पहला इक्वेशन मिलेगा एज इट इज, ये क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। हियर वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये लिखा, इसको नंबर दिया, इसका नंबर 1 किया, रोमन में 1 किया। दूसरा क्या होगा, y प्लस 3 टाइम्स ऑफ z इक्वल टू 1, y प्लस 3 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 किया, इसको नंबर किया 2। और थर्ड इक्वेशन क्या होगा, थर्ड इक्वेशन z के लिए कोई पेयर मिल ही नहीं रहा है ना, तो z को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, t कंसिडर कर देंगे। ठीक है, लेट कंसिडर या फिर लेट पुट z इक्वल टू t।
z इक्वल टू टी कंसिडर किया, ये t मुझे फ्रॉम इक्वेशन 2 से y की वैल्यू देगा, देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये z कितना t है, ये 3t राइट साइड जाएगा तो क्या होगा -1 माइनस 3t। y की वैल्यू मिल गई हमें, y की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से मुझे z निकालना है, z इक्वल टू टी और y इक्वल टू 1 माइनस 3t यूज़ कर z नहीं निकालना, x निकालना है। देयरफॉर x क्या हो जाएगा, x प्लस y की वैल्यू 1 माइनस 3t और प्लस z की वैल्यू t कंसिडर की हुई इक्वल टू 1। ये 1 और ये 1 दोनों साइड से कैंसिल, -3t प्लस t -2t उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, x की वैल्यू हो गई 2t। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने इक्वेशंस निकाल दिए, दीज विच आर द जनरल सॉल्यूशन या फिर विच आर द इन्फिनिट सॉल्यूशन। लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3t और z इक्वल टू t। These are require infinite solution, infinite solutions। कौन से केस में मिले ये सॉल्यूशंस हमें, व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू 2। नाउ पुट लैम्बडा इक्वल टू 1, नाउ पुट लैम्बडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ये रोमन, ये नंबर में लिखा हुआ 1 है और ये रोमन में लिखा हुआ 1 है, दोनों में कन्फ्यूजन मत कर लेना, ठीक है। नाउ पुट लैम्बडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में लैम्बडा की वैल्यू 1 लेने पर यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स को तो एज इट इज रहेगा 1 1 1 0 1 3 और ये आया था 0 0 0 आया था। इसके बाद यहाँ पर x y z एज इट इज इक्वल टू, पहला टर्म 1 था, उसके बाद क्या था लैम्बडा -1, यानी कि 1 - 1 ये 0 लिखेंगे हम लोग और ये लास्ट वाला भी 0 आने वाले था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने मिलने वाले हैं, 1 ही होगा ना। देखो रैंक ऑफ ए कितना हो रहा है इस केस में, 1 हो रहा है, सॉरी 2 हो रहा है। रैंक ऑफ ए कितना है, 2 हो रहा है। नंबर ऑफ अननोन्स कितने, 3 है। तो सिंस रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, इस केस में भी वही हो रहा है ना, रैंक ऑफ ऑलरेडी ये कंसिस्टेंट है, हमने देखा था लैम्बडा इक्वल टू 2 और लैम्बडा इक्वल टू 1 की वैल्यू की है, इक्वेशंस ऑलरेडी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने के बाद यूनिक या फिर इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए रैंक ए चेक किया जाता है नंबर ऑफ अननोन के साथ। तो इस केस में रैंक ए नंबर ऑफ अननोन से कम हो रहा है तो हमें मिल रहा है पैरामीटर्स। तो रैंक ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, देयरफॉर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो गए, is equal to 3 minus 2 is equal to 1। therefore the equations have infinite solutions। पैरामीटर आ गया ना, therefore the equations have infinite solution। इतना लिखा। अभी वो सॉल्यूशंस क्या हो गया वो भी हमें फाइंड आउट करना है ना, तो उसके बाद ही लिखूंगा मैं यहाँ पर here we get पहला इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 आएगा। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, y प्लस 3 टाइम्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। और तीसरे पेयर वेरिएबल के लिए कोई पेयर नहीं मिल रहा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, z इक्वल टू टी कंसिडर कर देंगे, ठीक है। पुट z इक्वल टू टी कंसिडर कर लिया, तो ये z इक्वल टू टी कंसिडर कर मुझे y कितना मिलेगा इन टर्म्स ऑफ t, z t है तो y कितना हो जाएगा -3t, y हो गया -3t। z की वैल्यू t, y की वैल्यू -3t पुट कर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या मिलेगी देखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू लिखा, y की वैल्यू -3t है, राइट साइड जाएगा तो -3t प्लस t -2t, x कितना मिलेगा 2t मिलेगा, x कितना मिलेगा 2t। विच आर द required, these are the required infinite solution, these are require infinite solutions, ठीक है। तो लैम्बडा इक्वल टू 2 होने पर भी हम लोगों ने दिए हुए इक्वेशंस को सॉल्व किया और लैम्बडा इक्वल टू 1 होने पर भी दिए हुए इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया। इतना आया समझ में, चलो ठीक है। देखो राइट साइड में यहाँ पे कितना था, 1 था ना, तो ये -2t, बट राइट साइड में क्या जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो ये राइट साइड का +1 भी यहाँ पर मुझे
जोड़ना है वो रहेगा था। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इसी कंसेप्ट के ऊपर अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फिनिट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू द इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10। थर्ड इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस लैम्बडा जेड इज इक्वल टू म्यू हैव नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर देखो अननोन क्या है, ये यहाँ पर ये लैम्बडा है और यहाँ पर ये म्यू है। लैम्बडा और म्यू की ऐसी कौन सी वैल्यूज होगी जिस वैल्यूज़ के ऊपर सेम दिए हुए इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सबसे पहले दिए हुए इक्वेशंस को मुझे किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो वो स्टेप लिखनी होगी राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये लिखा मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, राइटिंग गिवन इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का ओपनिंग ब्रैकेट, मैट्रिक्स में क्या आएगा 1 1 1, ये 1 लिखा, ये 1 लिखा और ये 1 होगा। नेक्स्ट में 1 2 3, 1 2, ये आएगा 3, 1 2 3। थर्ड में 1 2 लैम्बडा, 1 2, ये आएगा लैम्बडा। अननोन का मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। फिर कांस्टेंट का मैट्रिक्स में क्या लिखना होगा मुझे, 6 10 और म्यू, 6 10, ये म्यू लिखा। ठीक है, पेन बहुत फेंट चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो तो दिए हुए मैट्रिक्स को प्रोसीजर वाइज मुझे क्या करना है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लाना है। ये ए मैट्रिक्स, ये मेरा एक्स मैट्रिक्स अननोन का और ये मेरा बी मैट्रिक्स कांस्टेंट का। तो पहले मैट्रिक्स को यानी कि कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके लिए क्या करना होगा, R2 माइनस R1 और साइड में लिखूंगा R3 माइनस R1। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होंगे, फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगा, 1 1 1, ये एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर क्या होगा 0 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1 और ये 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये भी 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, ये क्या होगा लैम्बडा माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर लैम्बडा माइनस 1 आ जाएगा। अननोन का मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, साइमल्टेनियस चेंजेस आगे भी करने मुझे। यहाँ पर क्या करना है, 6 एज इट इज़, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 और ये होगा म्यू माइनस 6 हो जाएगा, ये म्यू माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाना है ना। यहाँ पर इस 1 की जगह पे भी 0 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, R3 माइनस R2 करेंगे। क्या करेंगे, R3 माइनस R2। तो पहले दो रो में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो पहले दो रो एज इट इज़ लिखने होंगे, 1 1 1, उसके बाद 0 1 2, 0 1 2, ये 0 0, लैम्बडा माइनस 1, वहाँ से माइनस 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा माइनस 3 हो जाएगा। सिंपली लैम्बडा माइनस 3 हो गया ये। ठीक है, अननोन का मैट्रिक्स एज इट इज़ एक्स वाई जेड, अननोन का मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, देखो ये 6 एज इट इज़, ये 4 एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा म्यू माइनस 10 हो जाएगा, म्यू माइनस 10 होगा, म्यू माइनस 10। ठीक है, इतना लिख दिया। अभी देखो इस मैट्रिक्स को देखकर ऑब्जर्व कर हमें क्या निकालना है, दिए हुए मैट्रिक्स को यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा, ये कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक क्लियर है, दिख रहा है। देखो केस वन क्या लिख देता हूँ, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, केस 1 लिख दी मैंने, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड होने चाहिए। इसका मतलब गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ जो भी मैट्रिक्स आता है ना ए का, वो किसके साथ मैच होना चाहिए, नंबर ऑफ अननोन के साथ। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 है। तो इसका इस दिए हुए मैट्रिक्स का रैंक 3 होने के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 होगा तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से 3 हो जाएगा।
और उसके ऊपर म्यू की वैल्यू कुछ भी होने दो, भले 10 भी होने दो, वो वाला मैट्रिक्स अगर मैं ए मैट्रिक्स के साथ जोड़ देता हूँ तो फिर भी उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, क्योंकि लैम्ब्डा की वैल्यू तो 3 है ही है। तो ये केस 1 में फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो म्यू, यहाँ पर क्या होगा, लैम्ब्डा, लैम्ब्डा क्या नहीं चाहिए, सिर्फ 3 नहीं चाहिए, लैम्ब्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 3, ठीक है, लैम्ब्डा नॉट इक्वल टू 3 फॉर एंड ऐसा लिख सकते हो, म्यू कैन टेक एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, बस इतना ही लिखना है हमें। फॉर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए इतना ही लिखना था, क्योंकि देखो अगर लैम्ब्डा की वैल्यू 3 नहीं है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, भले म्यू की वैल्यू यहाँ पर 10 भी होती है। इस ये वाला कॉलम अगर मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के बाजू में लगा तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स भी हो रहा है। इसका मतलब फॉर यूनिक सॉल्यूशन लैम्ब्डा की वैल्यू क्या होगी, 3 नहीं होनी चाहिए और म्यू कैन टेक एनी वैल्यूज, इतना हो गया। उसके बाद केस टू लिख लेता हूँ, फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, देखो रैंक ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो होना चाहिए और रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन होना चाहिए। तो देखो लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तब अगर लैम्ब्डा की वैल्यू 3 होती है तभी कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, विच विल बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन दैट इज 3, पैरामीटर एक आएगा तो इक्वेशन विल हैव इन्फिनिट सॉल्यूशन, लैम्ब्डा इक्वल टू 3 होगा। अगर लैम्ब्डा इक्वल टू 3 होता है तब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए ना, तो वो कब होगा, म्यू इज इक्वल टू 10 होने पर, म्यू की वैल्यू 10 है और लैम्ब्डा की वैल्यू 3 है, तब जाकर रैंक ऑफ इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशन लैम्ब्डा इक्वल टू 3 होना चाहिए एंड म्यू कितना होना चाहिए, म्यू इक्वल टू 10 होना चाहिए, इतना समझा। फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होगी, लैम्ब्डा और म्यू की वैल्यू ये हो जाएगी। तीसरी केस थर्ड फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशन हो गया, फॉर नो सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट ही नहीं है, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, रैंक कितना हो जाएगा, इसका रैंक कम होना चाहिए और इसका रैंक ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका रैंक कम होने के लिए यकीन यानी कि 3 से कम होने के लिए क्या हो सकता है, लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, लैम्ब्डा इक्वल टू 3 होगा, लैम्ब्डा इक्वल टू 3 होने पर ही लैम्ब्डा इक्वल टू 3 होने पर ही रैंक कोफिशिएंट का रैंक कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। और लेकिन इसका रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना चाहिए, मुझे 3 चाहिए ना, वो कब मिलेगा, म्यू नॉट इक्वल टू 10, म्यू नॉट इक्वल टू 10, अगर म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, 10 छोड़कर कुछ भी है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लैम्ब्डा की वैल्यू 3 है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3। अगर म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, 10 छोड़कर कुछ भी है, तो यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लैम्ब्डा इक्वल टू 3 पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वेशंस टू बी इनकन्सिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन के लिए, समझा। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन के लिए, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्होंने पूछा था ना फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्ब्डा एंड म्यू सो दैट द गिवन कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड, तो उतना हमने लिख दिया। इसी कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पिछले कंसेप्ट के ऊपर बेस है। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया है यानी कि ये जो पहला वाला पार्ट है वो किसका पार्ट है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए का पार्ट है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का पार्ट है ये वाला, जिसको हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स ए, और ये जो लास्ट का कॉलम है कांस्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम है, जो कि इसके साथ अटैच करके रखा है हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए के साथ अटैच करके रखा, तो ये पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया है उन्होंने, कुछ अननोन से उसके अंदर लैम्ब्डा और म्यू, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्ब्डा एंड म्यू सच दैट द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली सॉल्यूशंस। अभी देखो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए यानी कि जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना, तो जिसके तहत नंबर ऑफ अननोन पे कितने हो सकते हैं कंसिडर करेंगे, इस केस में 3 ही रहेंगे। तो पहले केस लिख लेता हूँ, फॉर
फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखो लैम्ब्डा की वैल्यू सिर्फ -1 नहीं होनी चाहिए। अगर लैम्ब्डा की वैल्यू -1 हो जाएगी तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि लेस देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अननोन्स हो जाएगा। यानी कि क्या होना चाहिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशंस लैम्ब्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1, लैम्ब्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1, और म्यू की वैल्यू तो कुछ भी चलेगी। एंड म्यू कैन टेक एनी वैल्यू, म्यू कैन टेक एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। पहला केस हो भी गया अपना। दूसरा केस क्या रहेगा, दूसरा केस में क्या लिखेंगे, फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशन लिख देता हूँ, फॉर इन्फिनिटली, इन्फिनिटली लिखा मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई इन्फिनिटली, लेकिन कंसिडर कर लो, स्पेलिंग के मैथ्स में मार्क्स है नहीं। फॉर इन्फिनिटली, INFINITELY, NI रह गया यहाँ पर, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन 2 होना चाहिए। तो क्या कितना होगा, लैम्ब्डा इज इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा, लैम्ब्डा इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। एंड म्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, म्यू इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तभी दोनों का रैंक 2 हो जाएगा ना, रैंक 2 हो जाएगा। और रैंक 2 नंबर ऑफ अननोन से लेस रहेगा, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। तो फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस क्या लिखना है मुझे, लैम्ब्डा इक्वल टू -1 और म्यू इक्वल टू 3 लिखना है। इसके बाद थर्ड केस पर, फॉर नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस यानी कि इक्वेशंस कैसे होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट होनी चाहिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 2 कब होगा, व्हेन लैम्ब्डा इक्वल टू -1, इसका रैंक 2 हो जाएगा। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 कब रहेगा, जब म्यू इज नॉट इक्वल टू 3। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 कब रहेगा, व्हेन म्यू इज नॉट इक्वल टू 3, इसका रैंक 2 कब रहेगा, व्हेन लैम्ब्डा इक्वल टू -1। सो फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, देखो यहाँ पर लैम्ब्डा इज इक्वल टू -1 होना चाहिए एंड म्यू नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। बस इतना ही लिखना था हमें इस क्वेश्चन के लिए, इसके आगे कुछ है ही नहीं, सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई लिखनी है। अगर जो पॉइंट्स बनते हैं वो लिखे, यहाँ पे वर्ड्स में लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। इतना इतना लिखने पर भी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसे कि क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्ब्डा एंड म्यू ना, कंडीशन के ऊपर, तो उतने हम लोगों ने मैंशन कर दिए, उसको डिटेल्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इस कंसेप्ट के साथ हमारा यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थे ना नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के, वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वाली कंसेप्ट होगी प्रॉब्लम्स ऑन होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिवियल या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि सब के सब सॉल्यूशंस कैसे आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस यानी कि इन्फिनिट सॉल्यूशन जैसा हो जाएगा ये। इसके ऊपर हम लोग कंसेप्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन देखने पर आप लोगों को ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट का क्या नाम है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के अंदर कोई भी पॉइंट्स नहीं है ऐसे लिखने जैसे, वो ऑलरेडी हमने जो सेकंड कंसेप्ट सीखी थी ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, उसके जैसे सम सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की कोई कंसेप्ट है नहीं, लोग कोई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चेक नहीं करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक चेक नहीं करना है, क्योंकि राइट साइड का कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स हमेशा कैसे रहेगा, जीरो टर्म्स में आएगा। देखो यहाँ पर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, उसके अंदर पहला इक्वेशन दिया है, सॉल्व द इक्वेशंस, सिर्फ या फिर सॉल्व बोला, उन्होंने क्वेश्चन डाला, सिर्फ बोला है सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करने पर इक्वेशंस दिए हमें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या, सॉल्व x1 + 2x2 + 3x3 = 0। सेकेंड इक्वेशन 2x1 + 3x2 + x3 = 0। थर्ड इक्वेशन है 4x1 + 5x2 + 4x3 = 0। और नेक्स्ट इक्वेशन है x1 + 2x2 - 2x3 = 0। राइट साइड में सब में कांस्टेंट की जगह पे 0 आया है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप तो कॉमन होगी, राइटिंग गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। वो स्टेप आएगी, राइटिंग given equations in matrix form, in matrix
फॉर्म इतना लिख दिया। तो देखो 1 2 3 1 2 3 ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 2 3 1 2 3 1 4 5 4 4 5 4 नेक्स्ट होगा 1 2 -2 1 2 -2 लिखा। अननोन से x1 x2 x3 x1 x2 x3 और राइट साइड में कांस्टेंट के मैट्रिक्स पे कुछ है ही नहीं, सारे जीरो है। 0 0 0 0 इतना करने के बाद हमें वही स्टेप करनी है, दैट इज तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसको क्या लाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो यानी कि ये वन एलिमेंट रखकर उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे करने हैं, मुझे जीरो करने हैं। तो उसके लिए स्टेप क्या होगी, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, नेक्स्ट R3 की जगह पे 4 है तो R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 और नेक्स्ट R4 माइनस सिंपली R1 करना होगा। ये 4th रो है ना, तो 4th रो से R1 सिंपली माइनस करना होगा। उतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन का होने हैं तो वो करेंगे हम लोग। ये ऑपरेशन लिखने पर फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पर R1 पहले बार नहीं लिखा ना, R2 R3 R4 लिखा, यानी कि R2 R3 और R4 में ही चेंजेस होंगे। तो नेक्स्ट केस क्या R1 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो फॉर R1 रो एज इट इज़ लिखना होगा। R1 रो के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, ये 1 2 3 लिखा। ये नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं ना, A11 पोजीशन के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो आ रहे, तो उसको 0 0 कर दिया, 0 0 और 0। क्या करना था, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, 3 R2 रो का पार्ट है, ये 2 R2 की जगह पे 3 आएगा ना, ये 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे रहेगा -1। नेक्स्ट केस में ये 1 किसका पार्ट है, R2 का पार्ट है, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 -2 इंटू 3 -6 1, यहाँ पे कितना होगा -5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में ये देखो अभी ये 5 किसका पार्ट है, ये 5 R3 रो का पार्ट है। 5 माइनस 4 इंटू R1 -4 इंटू 2 -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा। 5 माइनस 8 -3 5 माइनस 8 यहाँ पे रहेगा -3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये 4 किसका पार्ट है, ये 4 है R3 रो का पार्ट है। 4 माइनस 4 इंटू 3 -4 इंटू 3 -12 हो जाएगा। 4 माइनस 12 -8 यहाँ पे आ जाएगा -8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है, सिंपली 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0 और ये -2 -3 -5 हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -5। ये कितना लिखा था, 2 लिखा था ना, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना लिखा। आगे अननोन का मैट्रिक्स दैट इज़ क्या लिखना है मुझे, x1 x2 x3 लिखना है और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4 0 1 2 3 4 टाइम्स 0। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था। क्वेश्चन में ये देखो, यहाँ पर ये जो x2 लिखा है ना लास्ट वाला इक्वेशन, यहाँ पर उसकी जगह पे है 1 है यानी कि कुछ नहीं था। तो इसके कारण ये यहाँ पर भी मुझे 1 लिखना होगा। ये 1 1 -2 हो जाएगा, 1 1 -2 हो जाएगा। तो लास्ट वाला ऑपरेशन क्या है, R4 माइनस R1 यानी कि 1 -1 0, 1 -2 कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, -1 लिखना है। ये माइनस साइन थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 रो को -1 से इंटू करेंगे, सिमिलरली R3 रो को भी -1 से इंटू करेंगे और या R4 रो को भी -1 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो -1 से इंटू करने पर जो भी चेंजेस हो रहे वो मैट्रिक्स वापस लिखूंगा मैं, 1 2 3 0 1 5 0 3 8 और 0 1 5। और उनका मैट्रिक्स x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0 0। इतना करने के बाद देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये आया नहीं, क्यों, क्योंकि 8 to 2 पोजीशन के नीचे सारे जीरो चाहिए ना, तो वो वाली स्टेप हो गई। ये 3 R3 रो का पार्ट है, तो क्या करूँगा मैं, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 और ये R4 माइनस सिंपली R2 हो जाएगा। तो कौन से दो रो में चेंजेस नहीं है, पहले और दूसरे रो में कोई चेंजेस नहीं, तो पहले दो रो एज इट इज़ लिखने होंगे, 1 2 3 0 1 5 0 0, ये 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि
R4 रो और R2 रो सेम है, ठीक है। 8 किसका पार्ट है, 8 R3 रो का पार्ट है। 8 माइनस 3 इंटू 3 इंटू R2, 5 3 ज़ा 15। 8 माइनस 15 करने पर कितना आएगा आंसर, -7 आ जाएगा। यहाँ पर अननोन का मैट्रिक्स x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स का 0 का मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखो, यही स्टेप हम लोग प्रीवियस वाले केस में करते थे, टू चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये निकालते थे। इस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरोज कितने 3 है, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने, वो भी 3 है। यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो भी कॉन्स्टेंट वाला मैट्रिक्स आया वो तो 0 है, तो उसको हमें चेक भी नहीं करना है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के सम सॉल्व करते वक्त हमें क्या चेक करना होता है, यानी कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने क्या चेक करना होता है, सिर्फ नंबर ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स से नंबर ऑफ अननोन के साथ मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन सिर्फ इतनी है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। हियर डायरेक्टली फिर हम वही केस लिखते हो, हियर रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, हो रहा है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अगर ऐसी केस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो द गिवन इक्वेशन हैज़ क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सारे के सारे सॉल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हियर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि सारे के सारे सॉल्यूशन 0 आना, ठीक है। देखो इक्वेशन कैसे बने, हियर वी गेट इक्वेशन हमें किस तरीके से मिल रहे हैं। पहला इक्वेशन क्या आएगा, x1 + 2x2 + 3x3, x1 + 2x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, x2 + 5x3। उसके बाद -7x3 आ जाएगा ना, -7x3 इज इक्वल टू 0। तो -7x3 इक्वल टू 0 से मुझे x3 कितना मिलेगा, x3 मुझे 0 मिलेगा। ये x3 मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ तो x2 भी कितना मिल जाएगा, x2 भी हमें 0 मिलेगा। और ये x2 और x3 जो कि दोनों 0 है, वो दोनों पहले वाले इक्वेशन में यूज़ करके हमें x1 भी कितना मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है ना, देयरफॉर सिस्टम हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। देयरफॉर द गिवन system of equation, therefore given system of equations has only trivial solution, only trivial solutions, ठीक है। तो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कंसिस्टेंट की कंसेप्ट यूज करते थे, जिसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यूज होता था। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यूज ही नहीं करना है। सिंपली कंडीशन क्या चेक करनी है, फॉर टू गेट ट्रिवियल सॉल्यूशन रैंक ऑफ मैट्रिक्स से शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स से लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो जाएगा तो वहाँ पर टी सब्स्टिट्यूट करके आगे के इनफिनिट सॉल्यूशन जैसा हमें कंसिडर, मतलब आगे सॉल्यूशन निकालना होगा, वो वाला पार्ट कंसिडर करते हुए, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आता है। तो इस कंसेप्ट के साथ मैं यहाँ पर ये लेक्चर यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको किसी भी सब में या फिर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। चलो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो बाय, अभी के लिए यहाँ पर मैं लेक्चर स्टॉप कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय और टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।